सो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और एक नई वीडियो लेक्चर को लेके हम आ गए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग आज सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, जो ये वाला पार्ट हमारे पास है, सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, इस वाले पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सेपरेबल कर्नल मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास सेकंड काइंड की अगर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है और सेपरेबल कर्नल के साथ है तो उसके बेस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। फिर हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस को जानेंगे और इसके बेस पे 4 क्वेश्चंस को देखेंगे। सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस को जान के इसके बेस पे 4 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्रैमर्स रूल भी इसके अंदर आता है, वो भी हम समझने का ट्राई करेंगे। क्रैमर्स और देन रूल, इस रूल को समझेंगे। होता यह है कि अगर हमारे पास कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है Ax इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। या तो सॉल्यूशन हमारा इसका ट्रिवियल होता है या सॉल्यूशन हमारा इसका नॉन ट्रिवियल होता है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो होता है इसका वो जाता है नॉन ज़ीरो। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो नॉन ट्रिवियल, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये क्रैमर्स रूल का हम लोग यूज़ करा करते हैं इसके अंदर। तो हम लोग इसी को देखेंगे एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में मेथड कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जो हमारे पास वोल्टेरा में है नियर अबाउट वही मेथड फ्रेडहोम में है, एक दो मेथड एक्स्ट्रा है। सबसे पहला मेथड होगा, अगर हमारा कर्नल सेपरेबल है या डीजनरेट है, सेपरेबल को ही डीजनरेट भी बोलते हैं, तो सेपरेबल कर्नल है जिसको हम डीजनरेट भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए मेथड होता है सेपरेबल कर्नल मेथड या डीजनरेट कर्नल मेथड। फिर हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस भी इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को यूजिंग मेथड ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल यूजिंग इटरेटिव अप्रोच, रिजॉल्वेंट कर्नल बाय फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट मेथड। फिर हम हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस का यूज करते हैं सिमेट्रिक कर्नल के केस में, एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स का हम लोग अक्सर यूज करा करते हैं फॉर सॉल्विंग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब देखो, अब हमारे पास कर्नल दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। पहला कर्नल होगा जहाँ पे के एक्स टी जो होगा वो दो पार्ट में डिफाइंड होगा। जब टी एक्स से छोटा है तो कुछ कर्नल की वैल्यू होगी, और जब टी एक्स से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स और टी दोनों ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं, तो एक्स भी ए और बी से बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल, और टी भी ए कॉमा बी से बिलोंग करेगा। और क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, तो ये ए बी क्रॉस ए बी के अंदर ही बिलोंग करेगा एलिमेंट जो होगा। बेसिकली ये जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए बी के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट, दूसरा कर्नल हो सकता है कि एक्स टी इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे दो पार्ट में नहीं है, सिंगल पार्ट में है। यहाँ पे अगेन एक्स और टी जो हमारे पास है वो ए और बी के बीच में लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वोल्टेरा कर्नल ऐसा होता है। अब फ्रेडहोम कर्नल में क्या अंतर होता है? फ्रेडहोम कर्नल क्या होता है कि ये दो टाइप से हमारे पास हो सकता है, पहला सेपरेबल, दूसरा सिमेट्रिक। तो सेपरेबल कर्नल किसे बोलते हैं कि अगर कोई भी कर्नल हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में लिखा जा रहा है, जहाँ पे एक फंक्शन एक्स का होना चाहिए, एक फंक्शन टी का होना चाहिए, तो उसको हम लोग सेपरेबल कर्नल बोलते हैं। ये ए आर जितने भी होंगे, जैसे A1 A2 A3 A4, क्योंकि R1 से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। वैसे ही BR जो है B1 B2 B3 ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। AR BR हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है ना भी हो, बट डेफिनेटली जितने भी AIs हैं वो LI होने चाहिए और BIs भी LI होने चाहिए। और ये सीरीज फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट तक जारी हो। तो फाइनाइट सीरीज इन विच ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू functions, one is function, two functions and the other function, एक जो फंक्शन होगा वो x फंक्शन होगा, one is function of x alone and the other is function of t alone, provided ARs are independent and BRs are independent, linearly independent for sure. Then we have symmetric kernel जहाँ पे kxt जो होता है वो ktx बार के इक्वल होता है, और अगर बार हटा दो आप तो ये रियल सिमेट्रिक कर्नल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको सेपरेबल और सिमेट्रिक कर्नल के बारे में बताया, अब क्वेश्चन ये आता है कि सेपरेबल और सिमेट्रिक में कोई रिलेशन है, कि अगर कोई कर्नल सेपरेबल है तो उसके सिमेट्रिक नेचर पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं।
या फिर अगर कोई कर्नल सिमेट्रिक है तो उसके सेपरेबल होने पे क्या कमेंट कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम इन एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिए हैं डीजनरेट या सेपरेबल कर्नल के। साइन एक्स माइनस टी, कॉस एक्स प्लस टी, ई की पावर एक्स प्लस टी, एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी, ये सारे सेपरेबल कर्नल है, क्योंकि साइन एक्स माइनस टी को साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी लिख सकते हैं। एंड देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और साइन एक्स और कॉस एक्स एल आई है, कॉस टी और साइन टी एल आई है। वैसे कॉस एक्स प्लस टी को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस एक्स साइन टी माइनस साइन एक्स साइन टी, अगेन कॉस एक्स साइन एक्स एल आई, साइन टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास कॉस ए प्लस बी है ना, तो कॉस ए यहाँ पे कॉस टी होगा, दिस इज है ना, दिस इज कॉस टी, यहाँ पे कॉस टी होगा, एंड देन ये कॉस टी और साइन टी एल आई। वैसे ई की पावर एक्स प्लस टी को ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी लिखेंगे, दोनों हमारे पास आपस में अलग फंक्शन है, सेपरेट करा जा सकता है। वैसे एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी, ये भी सेपरेबल कर्नल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और टी की टर्म्स अलग अलग है, एक्स और एक्स स्क्वायर एल आई है, टी स्क्वायर और टी एल आई है। अब सिमेट्रिक कर्नल देख लेते हैं। देखो के एक्स टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टी अगर दे रखा है, तो ये कर्नल हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक कर्नल की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स माइनस टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस एक्स, कॉस हमारे पास एक इवन फंक्शन होता है, तो नेगेटिव को भी खा जाता है। ई की पावर एक्स टी को हम ई की पावर टी एक्स भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब एक्स और टी को रिप्लेस करने से फर्क ना आए। वैसे ई की पावर एक्स प्लस टी भी सिमेट्रिक, एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी भी सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक कर्नल है, सेपरेबल कर्नल। अब हम ऐसे कर्नल देख लेते हैं जो सेपरेबल तो हो बट सिमेट्रिक ना हो, जैसे के एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी। देखो ये सेपरेट तो हो सकते हैं, मतलब इनको साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी लिख सकते हैं, बट ये सिमेट्रिक का है, क्योंकि साइन एक्स माइनस टी इज नॉट इक्वल टू साइन टी माइनस एक्स। वैसे ई की पावर एक्स एक्स टी जो है, ये हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक है, एक्स टी को टी एक्स लिख सकते हैं, बट सेपरेबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स टी को सेपरेट कैसे करोगे, प्रोडक्ट में तो सेपरेट नहीं होती है ना पावर्स। वैसे ही ई की पावर एक्स प्लस टी है, ये सेपरेबल तो है और सिमेट्रिक भी है, ये दोनों चीजें हो गई। ई की पावर एक्स टी स्क्वायर, ये हमारे पास सेपरेबल है बट ये सिमेट्रिक का है, क्योंकि एक्स और टी को रिप्लेस करेंगे तो टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो सेपरेबल हो सिमेट्रिक हो जरूरी नहीं है, सिमेट्रिक हो सेपरेबल हो जरूरी नहीं है, दोनों हो जाए आपस में, हो सकता है दोनों ही ना हो, तो आप आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं बता सकते। अब देखो हमारे पास अभी एल्गोरिदम को आपको ध्यान रखना है, फॉलोइंग एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। अगर सॉल्व करना है तो हमें ये दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टेरा है कि फ्रेडहोम है। अगर वो वोल्टेरा है तो वोल्टेरा के हमने इतने सारे मेथड पढ़े हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल मेथड हो गया आपके पास, रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड हो गया, इटरेटिव अप्रोच हो गया है हमारे पास, है ना, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हमारे पास हो गया। तो हम लोग इटरेटिव, ऑल्टरनेटिव या अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम इनमें से किसी से भी कर सकते हैं, आइदर रिजॉल्वेंट कर्नल, इटरेटिव अप्रोच या ऑल्टरनेटिव अप्रोच या अप्रोक्सीमेशन से। अगर हमारे पास दूसरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो फ्रेडहोम के केस में हम लोग कर्नल पे जाएंगे। अब हमारा कर्नल दो टाइप से होगा, सेपरेबल या सिमेट्रिक। अगर हमारा कर्नल सेपरेबल है, जो हम पहले सेपरेबल को ही ज़रा प्रेफरेंस देते हैं, अगर कर्नल हमारा सेपरेबल है तो इसको हम लोग या तो डीजनरेट कर्नल मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या रिजॉल्वेंट कर्नल से, या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से। और अगर हमारे पास हमारा कर्नल सिमेट्रिक हमें दिख गया, मतलब सेपरेबल है बट सिमेट्रिक, मतलब सेपरेबल नहीं है बट सिमेट्रिक है ना, नॉट सेपरेबल, तो हम लोग हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस का यूज यहाँ पे कर सकते हैं ना, हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस का हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जाके आएगा हिल्बर्ट श्मिट प्रोसेस, तो उससे पहले हमें सेपरेबल कर्नल में डीजनरेट कर्नल मेथड या रिजॉल्वेंट को हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन हम इससे कवर कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज सीखने जा रहे हैं सेपरेबल कर्नल मेथड को। तो सेपरेबल कर्नल मेथड में हमें सॉल्व करना होता है किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन दे रखा है। अब सॉल्व करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या मेथड है? सबसे पहले वी हैव दिस डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन 1। ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड इसलिए हमारे पास क्योंकि वाई से कोफिशिएंट 1 है, नॉन होमोजीनियस है बिकॉज यहाँ पे एक्स वाली टर्म मौजूद है, फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका कर्नल सेपरेबल है। ये जो कर्नल आपको दिख रहा है एक्स टी स्क्वायर, ये सेपरेबल है, एक्स और टी स्क्वायर वाली टर्म आपस में सेपरेट हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स कॉमन ले लेते हैं क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर बाहर, मतलब टी स्क्वायर अंदर आएगा, वाई टी डी टी। अब देखो 0 to 1 टी स्क्वायर वाई टी डी टी, वाई टी कोई भी फंक्शन हो, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद जब इंटीग्रेट करा जाएगा 0 to 1 में, तो ये एक पूरी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो 0 से 1 टी स्क्वायर वाई टी को हमने नाम दे दिया सी, और यहाँ पे फिर ये सी हो जाएगा, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टाइम्स सी, मतलब वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स हो गया। अब इसको इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 कौन सी है, दिस वन इज इक्वेशन 3। तो
तो यहाँ पे वाई टी के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाली वाई एक्स। तो यहाँ पे टी पुट करोगे तो ये टी प्लस सी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस सी एक्स, तो टी स्क्वायर टी प्लस सी एक्स, देखो ये रहा टी प्लस सी टी। मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एज 1/3। सी की वैल्यू 1/3 आ गई। सी की वैल्यू 1/3 आने पर सेकंड वाले पार्ट से, ये सेकंड वाला इक्वेशन है, सी अगर 1/3 है तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस x/3 दैट इज 4/3x। ये हमारे पास हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेडहोम को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, बट आपको सी लेट करना होता है एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई करना होता है इसको। एक और क्वेश्चन आप देखना, सपोज हमारे पास वाई एक्स दे रखा है एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी। पहले आइडेंटिफाई करो कि फ्रेडहोम है कि वोल्टेरा है, तो इट इज फ्रेडहोम। हमारा सेपरेबल कर्नल है कि नहीं है, बी एस बिल्कुल इट इज सेपरेबल कर्नल। क्यों? क्योंकि एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। अब हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 हमने लिख दिया इक्वेशन 1। ये फ्रेडहोम है, सेकंड काइंड की है, नॉन होमोजीनियस है, सेपरेबल कर्नल के साथ। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा एक्स, एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस एक्स टी। ठीक है, और बीच में प्लस है ना, तो दोनों को सेपरेट कर लो। इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टी स्क्वायर के साथ अलग जाएगा और 0 to 1 एक्स स्क्वायर टी के साथ अलग आएगा, और एक्स कॉमन भी ले लेंगे साथ साथ। तो ये लैम्डा एक्स हो गया हमारे पास, तो बचेगा 0 to 1 टी स्क्वायर, और जब हम प्लस सेपरेट करेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन टी वाई टी डी टी बचेगा। अब देखो जो ये वाली पर्टिकुलर फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है इसको C1 नाम करेंगे, सेकंड वाले इंटीग्रल को सेकंड नाम करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा C1 एक्स प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर C2 इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड दैट C1 एंड C2 आर नोन। C1 C2 पता होंगे तभी तो सॉल्यूशन बता पाओगे। अगर C1 C2 नहीं निकाल पा रहे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर C1 C2 हमारे पास बाय चांस नहीं आ पाए तो उसके में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेयर C1 इज इक्वल टू 0 to 1 टी स्क्वायर वाई टी एंड C2 इज इक्वल टू 0 टी वाई टी, है ना। इस पर्टिकुलर को C2 और इस पर्टिकुलर वाली वैल्यू को C1 यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। अब देखो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम थर्ड में यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। सो दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड वाली वैल्यू को थर्ड में डाल दो। कैसे डालेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास C1 की जो वैल्यू है ना, दिस वन इज थर्ड, सॉरी दिस वन इज थर्ड और ये सेकंड है। तो अगर आप वाई एक्स की वैल्यू एक्स प्लस लेमडा C1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर C2 को हम यहाँ पे वाई की प्लेस पे डाल देंगे, वाई टी की प्लेस पे, तो ये टी प्लस लेमडा टी C1 प्लस लेमडा टी स्क्वायर C2 आ जाएगा यहाँ पे, और टी स्क्वायर बार मल्टीप्लाई में 0 से 1 में इंटीग्रेशन इसका हो सकता है। इंटीग्रेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड C1 है और अंदर C1 और C2 दो क्वांटिटीज हैं, तो C1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस लेमडा बाय 4 C1 प्लस लेमडा बाय 5 C2 आ जाएगा। ठीक है, C1 वाली टर्म को एक साथ कंबाइन करने के बाद C1 1 माइनस लेमडा बाय 4 C1 माइनस लेमडा बाय 5 C2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अगेन यूजिंग सेकंड एंड फोर्स, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ही जो ऊपर निकाली थी, इसको 4 में डाल लेते हैं। 4 में डालेंगे वाई टी के प्लेस पे, तो लेफ्ट हैंड साइड C2 है, तो C2 इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमारे पास C2 और C1 में अगेन एक इक्वेशन बनेगी ये वाली। सो हमने जो दो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ये भी C1 C2 में, ये भी C1 C2 में, दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इसको हम एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे 1 माइनस लेमडा बाय 4 C1 है, यहाँ पे लेमडा बाय 3 C1 है, तो इस इक्वेशन को लेमडा बाय 1 माइनस लेमडा बाय 4 से मल्टीप्लाई, इसको लेमडा बाय 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड, तो C1 C1 टर्म कैंसिल और C2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर मिल जाएगी। सो ऑन सॉल्विंग 5th एंड 6th, इनको सॉल्व करने पे हमारे पास जो भी हमने मेथड अडॉप्ट करा, 1 माइनस लेमडा बाय 4 से मल्टीप्लाई करना एंड देन C1 निकालना, तो C1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 60 प्लस लेमडा अपॉन 240 माइनस 120 माइनस लेमडा स्क्वायर, और C2 की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 80 अपॉन 240 माइनस लेमडा स्क्वायर, ये वाली टर्म है ना, ये वाली वैल्यू आई, और C1 की वैल्यू ये वैल्यू आई। अब प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 120 माइनस 120 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक हमने इसको कर दिया, अब हम क्या करें फर्दर, देखो हेंस वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब देखो ना, जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लेट करा था ना इनिशियली, यहाँ पे हमने माना रहा था ना कि वाई एक्स हमारे पास है एक्स प्लस लेमडा एक्स C1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर C2, तो C1 C2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ वाई एक्स। तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा एक्स C1 की वैल्यू, लेमडा एक्स स्क्वायर C2 की वैल्यू, थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये बन के आया, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, दैट इज लेमडा स्क्वायर प्लस 120 लेमडा माइनस 240 लेमडा, 240 इज नॉट इक्वल टू 0। नोट करने वाली बात क्या है कि 1 माइनस लेमडा बाय 4 C1 माइनस लेमडा बाय 5 C2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, मतलब देखो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो चुका।
अब इसका एक और मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का, जिसको आप क्रेमर्स रूल बोलते हो, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आपने जो इक्वेशन बनाई थी पहले ना, जो आपने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाई थी, ये वाली 5th एंड 6th, इन दो इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हमारे पास C1 C2 के, उनको एक मैट्रिक्स में कंबाइन कर लिया, C1 C2 को एक अलग मैट्रिक्स में और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को अलग मैट्रिक्स में। सो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये डी लैम्डा सी इक्वल टू बी टाइप की है, तो हमारे पास ये, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी लैम्डा की वैल्यू ये है, मतलब जो पहली वाली लैम्डा में जो हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज दिस, सी मैट्रिक्स is C1 C2 एंड बी मैट्रिक्स इज दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ डी लैम्डा जो होगा वो ये हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई दिस। अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 240। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं इसका। बाकी हम लोग यहाँ पे एक C1 की मैट्रिक्स का, देखो डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हो ना। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद यहाँ पे आप एक डिटर्मिनेंट ले सकते हो 1/4 माइनस 1/3 लैम्डा बाय 5 1 माइनस लैम्डा बाय 4 का। ये कहाँ से आया? देखो जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज है यहीं से आया। जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगी ना, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा में यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। वहाँ से भी हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब देखो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन क्या है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये चीज़ नॉन जीरो है, तभी हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास जो होगा वो जीरो हो सकता है, तो उस केस में सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी नहीं है। बट मैं आपको बोलूँगा कि हमने पहला वाला जो मेथड अपनाया था इक्वेशन सॉल्विंग वाला, हम उसको ज़रा प्रेफरेंस देंगे, है ना। और क्रेमर्स रूल बाद में आगे एक दो क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिंप्लीफाई करना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 to 1 xt + x² t² और ft dt। चेक कर लो, ये फ्रेडहोम है, नॉन होमोजीनियस है, कर्नल सेपरेबल है, तो यस वी कैन अप्लाई दिस मेथड। इंटीग्रेशन वाली टर्म को दोनों के साथ ले जाएंगे, x को बाहर निकाल लेंगे, -1 से 1 टी वाई टी हो जाएगा। यहाँ पे x² बाहर आएगा तो -1 से 1 t² वाई टी वाले इंटीग्रल को C1 और t² वाई टी वाले इंटीग्रल को C2, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से C1 C2 निकालेंगे। तो yx लिख दिया। yx लिखने के बाद हमारे पास cos x प्लस लैम्डा साइन एक्स, ये हमने एज इट इज टर्म लिख दी। C1 की वैल्यू मान ली, C2 की वैल्यू मान ली। सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे, ये जो सेकेंड एंड थर्ड है, इसको उठा के हम किस में रख देते हैं? फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, वाई टी की जो वैल्यू है, फिर आप ऐसे बोल दो कि यहाँ पे हमारे पास लैम्डा C1 प्लस ये लैम्डा साइन एक्स C1 माइनस लैम्डा कॉस एक्स C2 आ गया। तो वाई टी की प्लेस पे दोनों वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस लैम्डा 1 साइन एक्स माइनस लैम्डा 2 कॉस एक्स, हमारे पास ऑलरेडी हो ही गया था। वाई टी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास C1 की वैल्यू जब हम डाल देंगे ये वाई टी की वैल्यू को इसके अंदर, इधर भी और इधर भी, तो C1 C2 की फॉर्म में दो इक्वेशंस बनेंगी। तो C1 इक्वल टू दिस, एंड C1 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट एज इट इज है नहीं। जैसे यहाँ पे आ गया C1 इज इक्वल टू 0 to पाई 1 माइनस लैम्डा C2 cos स्क्वायर टी dt प्लस 1/2 लैम्डा C1 sin 2t। ये तो कांस्टेंट ही 1 माइनस लैम्डा C2, cos स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कर सकते हो 1 प्लस cos 2t/2 लिख के, sin 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2t/2। अब cos 2t का इंटीग्रेशन माइनस का sin 2t हो जाएगा 0 से 2 पाई लिमिट। ऐसा करके हम इसको कर सकते हैं। ऐसे C1 की वैल्यू इजीली आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा C2 इंटू पाई/2, या फिर 2C1 प्लस लैम्डा पाई C2 इज इक्वल टू पाई। तो C1 C2 में एक इक्वेशन बनी। सिमिलरली दूसरे में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये साइन टी इंटू कॉस टी, साइन 2t बनेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे, साइन 2t का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास जब साइन टी की मल्टीप्लाई होगी तो साइन टी कॉस टी बनेगा। यहाँ पे भी हमारे पास जब हम इसको करेंगे, देखो साइन टी इंटू साइन टी बनेगा तो साइन स्क्वायर टी बनेगा पहले तो, और साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस कॉस टी बाय कॉस 2t/2 होता है। तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक तो चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे C2 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, C2 इज इक्वल टू लैम्डा C1 पाई/2 आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे C2 के प्लेस पे रख दो तो हमारे पास C1 निकल आएगा। एंड देन C1 की जब कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो उसको C2 में रख के फर्दर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमारे पास C1 C2 की ये दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 4 में रख देंगे जो yx वाला सॉल्यूशन था। तो yx इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये C1 की वैल्यू हो गई हमारे पास इतनी तक, फिर साइन एक्स आ जाएगा, है ना, लैम्डा साइन एक्स। फिर यहाँ पे लैम्डा पाई स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास C2 की वैल्यू हो गई कॉस एक्स, yx की वैल्यू ये आ गई, सिंप्लीफाई करने पे yx सॉल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, yx इज इक्वल टू ये है, तो देखो यहाँ पे भी सेपरेबल कर्नल ही हमारे पास है।
एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, साइन एक्स माइनस टी था ना हमारे पास, कर्नल नीचे वाला था। इस बार एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो अगर हम ये वाला लेंगे तो देखो सेम ऐसी मेथड एग्जैक्टली सेम हमारे पास सॉल्यूशन इसका हो रहा है। C1 C2 निकल के आ रहे हैं यहाँ से सॉल्यूशन y1 प्लस 6x प्लस 25/9 एक्स स्क्वायर। इसको आप एज इट इज रीड कर सकते हो, ये सेम हमारे पास सॉल्यूशन है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको अडॉप्ट करा। बस सिंपल सिंपल मेथड है, इसको हमें धीरे धीरे करके समझते जाना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें, दैट इज हमारा ये तो तुम्हारा पार्ट यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन पे। ठीक है, नया क्वेश्चन ये देख लो, yx इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 प्लस एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। यहाँ पे भी देखो फ्रेडहोम नॉन होमोजीनियस सेपरेबल कर्नल 1 प्लस एक्स प्लस टी है। तो इसमें बहुत आसान है, लेमडा इंटू 1 इसको अलग कर लिया, लेमडा एक्स वाली टर्म को अलग कर लिया और लेमडा इंटू इसको अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखो पहले वाले में 0 से 1 वाई टी डी टी, ये हमारे पास C1 बन गया। लेमडा एक्स यहाँ पे 0 to 1 वाई टी डी टी, ये भी C1 बनेगा, और 0 से 1 टी वाई टी ये C2 बनेगा। C1 वाले टर्म को कंबाइन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। C1 की वैल्यू 0 to 1 वाले इंटीग्रल को C1 और 0 to 1 टी वाई टी वाले को C2। इसमें भी सेम सिमिलरली सॉल्व हो सकता है वैल्यूज रखने के बाद। तो C1 C2 की फॉर्म में दो इक्वेशन बनेंगी। अब देखो जो दो इक्वेशन बनी है वो C1 C2 और इसमें बनी है, यहाँ पे C1 C2 और इसमें बनी है। तो सॉल्व करने में हमारे पास C1 C2 की वैल्यू निकल के आएगी, और यहाँ पे भी सेम सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, दैट इज yx इज इक्वल टू 10 लेमडा 12 माइनस 8 लेमडा एक्स अपॉन 12 माइनस 24 माइनस लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो कैलकुलेशन आप पार्ट देख रहे हो, इतना कैलकुलेशन होना ही होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनेंगी उसमें जो आगे कोफिशिएंट जो है C1 C2 के वो नॉर्मल नंबर्स ना होकर लैम्डा की फॉर्म में है। तो सिंप्लीफाई करने में गलती ना हो इसलिए इसको केयरफुली हमें करना होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है। एक और देख लो, yx इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 1 to 1 ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखो कर्नल सेपरेबल है कि नहीं है, तो कर्नल सेपरेबल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स की टर्म है ना, वाई वाली टर्म ही नहीं है, मतलब टी वाली टर्म ही नहीं है, तो सेपरेबल कर्नल है, ये बाहर आ जाएगा। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बाहर आ गया, तो y इक्वल टू कॉट एक्स ई की पावर साइन इनवर्स बाहर माइनस 1 to 1 वाई टी डी टी, इसको सी नाम कर दिया। तो कॉट एक्स प्लस सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए देखो इसको। यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो है 0 to 1 माइनस 1 to 1 वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम सेकंड में यूज कर लेते हैं। तो वाई टी की वैल्यू जो हमारे पास है, वाई एक्स की वैल्यू ये है, वाई टी की वैल्यू है, टी पुट कर देंगे दोनों जगह पर, तो ये आ जाएगा। अब कॉट टी का इंटीग्रेशन 10x का लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का 10x का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। तो ये लॉग साइन एक्स होगा हमारे पास, लॉग साइन टी माइनस 1 to 1, फिर सी ई की पावर साइन इनवर्स टी। तो यहाँ पे अगर हम सी ई की पावर साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ये है। तो साइन इनवर्स टी को आप थीटा बोल दो, तो कॉस इनवर्स मतलब साइन इनवर्स टी को अगर हम थीटा बोल देंगे, यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सी बाहर आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इन दोनों में बाय पार्ट्स लगा दोगे, तो बाय पार्ट लगाने पे हमारे पास सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी सी की, मतलब जहाँ पे हमारे पास सी इक्वल टू सी लिखा है ना, सी वाली टर्म को कंबाइन करने के बाद यहाँ पे जैसे सी इक्वल टू सी ई की पावर पाई बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस आई आ गया है ना। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी ई की पावर पाई बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये टर्म तो कॉस हाइपरबोलिक की है, तो कॉस हाइपरबोलिक पाई बाय 2 बन जाएगा हमारे पास ही। तो सी की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक पाई बाय 2 आ गई। अब यहाँ से हम लोग सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक पाई बाय 2, मतलब यहाँ से हमारे पास सी वाली टर्म भी रहेगी डेफिनेटली फॉर श्योर। तो सी कॉमन लेके हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक पाई बाय 2 इक्वल टू 0। कॉस पाई बाय 2 का भी मतलब 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक पाई बाय 2, ये तो हमारे पास कभी 1 हो नहीं सकता, इसका मतलब सी को 0 होना पड़ेगा। फर्स्ट में डालेंगे तो वाई एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो सी ही 0 होगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे सी 0 हो गया तो सी 0 अगर ये हो गया तो ये वाली टर्म हट जाएगी, तो वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ कॉट एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कई बार हमें इसको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वाई एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1 to 1 ई की पावर साइन इनवर्स एक्स वाई टी डी टी। तो वाई एक्स दे रखा है 10x प्लस सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, सी की वैल्यू ये है जो अंदर हम छोड़ देते हैं ना, माइनस 1 to 1 वाई टी डी टी, ये सी हो गया। अगेन यहाँ सी पुट कर देंगे, सी इक्वल टू दिस चल रहा है 10 इनवर्स टी का इंटीग्रेशन। अब देखो 10 इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है ना, 10 इनवर्स हमारे पास फंक्शन ऐसा होता है, इसका 0 के बाद कुछ पार्ट ऊपर होता है कुछ पार्ट नीचे होता है। तो माइनस 1 to 1 अगर आप लोगे तो यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। वैसे भी फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है,
तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस ए टू ए में 0 हो जाता है। यहाँ पे सी का बाहर लेंगे, माइनस वन टू वन ई की पावर साइन इनवर्स टी आएगा। अगेन ई की पावर साइन इनवर्स टी में साइन इनवर्स टी को हम लोग टी थीटा लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो टर्म बनेंगी। ये पूरी टर्म हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक में आ जाएगी, सी ऑलरेडी बाहर था, सी वाली टर्म को एक तरफ लाएंगे तो सी वन माइनस दिस आ जाएगा। यहाँ से भी सी 0 आ जाएगा, सी 0 हो गया तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10x आ जाएगी। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये है। अब अगर हम देखें सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल, तो अब हमें होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को पढ़ना है जो कि सेकंड काइंड की होगी और कर्नल इसका सेपरेबल होगा। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे पास, वो भी हमारे पास सेकंड काइंड की ही थी, बट वो नॉन होमोजीनियस थी। यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे x का फंक्शन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे x का फंक्शन था 10x, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली ये वाली टर्म होंगी। तो y(x) इज इक्वल टू 1/t 0 से पाई sin x yt dt। सो वी हैव y(x) इज इक्वल टू, हमने ये लिख दिया। अब हमने sin x को बाहर निकाल दिया, sin x/2 क्योंकि सेपरेबल कर्नल था, 0 से पाई yt dt था। yt dt वाली टर्म और इंटीग्रेशन वाली टर्म को c बोल दिया, c ये रहा। और c में जो yt है उसकी जगह पे हमने पुट वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा तो c इज इक्वल टू 0 टू पाई c2 sin 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास c ही है, c2 कहाँ से आया, c ही है। c कॉमन ले लेंगे हम लोग तो c/2 ये हो जाएगा c/2, और साइन टी का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस टी हो जाएगा, कॉस पाई -1 कॉस 0 1 -1 -1 -2, और जो माइनस बाहर से आया था वो पॉजिटिव बना देगा, तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू c आ रहा है यहाँ पे, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट होने पे। तो c और c हमेशा इक्वल होता है, दैट इज इट इज एन आइडेंटिटी ट्रू फॉर ऑल c। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो होगा y(x) इज इक्वल टू c sin x/2 ही होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास c तो की कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रही ना। अगर c 0 है तो सॉल्यूशन हमारा ट्रिवियल होगा, और c अगर नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन हमारा c sin x/2 ही होगा, या फिर 2 हटा भी सकते हो, कांस्टेंट है तो y इक्वल टू c sin x होगा हमारे पास सॉल्यूशन इसका। तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास c की कोई वैल्यू निकल के ना आए, c इक्वल टू c आ जाए, तो आइडेंटिटी आएगा तो अब c ही लेट करोगे उसको, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, y(x) इज इक्वल टू लैम्डा 0 टू पाई sin x yt dt। अब यहाँ पे हम लैम्डा को 1/2 बोल दो, क्योंकि आगे जो नंबर आ रहा है वो लैम्डा होगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y(x) इज इक्वल टू c लैम्डा sin x, क्योंकि हमारे पास ये क्वांटिटी c हो जाएगी इंटीग्रल वाली, लैम्डा sin x। c इक्वल टू दिस रख देंगे, यहाँ पे लैम्डा c sin x रखेंगे yt प्लेस पे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin t का माइनस कॉस टी 0 टू पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 कॉस 0 1 हो गया। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई, इसका मतलब c हमारा नॉन जीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 - 2 लैम्डा इंटू c इक्वल टू 0 है। c अगर 0 हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, और c हम ट्रिवियल सॉल्यूशन मानते ही नहीं जनरली, इन जनरल, तो लैम्डा को 1/2 होना पड़ेगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/2 है। तो यहाँ से हमारे पास 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 का, लैम्डा 1/2 के इक्वल है, क्योंकि हैंस सॉल्यूशन हो जाएगा y(x) इज इक्वल टू a sin x। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी c sin x आ रहा है, यहाँ से a sin x आ रहा है, बात एक ही है, a कांस्टेंट है c कांस्टेंट है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, y(x) इज इक्वल टू 1/50 0 से 10 t/t। तो अगेन यहाँ पे कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेपरेबल कर्नल है, तो टी वाई टी वाली टर्म को हम लोग c बोल देंगे, y(x) इज इक्वल टू दिस टर्म, y(x) इक्वल टू लैम्डा c वेयर c इज इक्वल टू 0 टू 10 t/t dt। यहाँ पुट कर लेंगे, yt की वैल्यू लैम्डा c होगी, लैम्डा इंटू सी हो जाएगी, पूरी सी है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा सी 100/2 आ गया, मतलब 50 आ गया। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 50c आ गया, एक तरफ ले आएंगे तो 1 c कॉमन लेके 1 - 50 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो लैम्डा की वैल्यू 1/50 होगी या c की वैल्यू 0 होगी। अब लैम्डा तो 1/50 ऑलरेडी है, एज लैम्डा 1/50 है तो 1 - लैम्डा भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब c हमारे पास नॉन जीरो होगा, क्योंकि कोई भी एक चीज़ 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि c 0 होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, ट्रिवियल हम निकालना नहीं चाह रहे हैं, तो y(x) इज इक्वल टू लैम्डा c हमारे पास आ गया, लैम्डा भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का। तो इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स आ गए। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। तो काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, या मतलब आइगन फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो जो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था किस केस में, मैट्रिसेस या लीनियर अलजेब्रा के केस में, है ना, या डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन में भी होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रेडहोम में कन्वर्ट हो जाती है ना।
और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो वो वोल्टेरा में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारे पास किसके लिए एप्लीकेबल है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, फ्रेडहोम में। तो ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, और उसमें से भी कौन सा वाला पार्ट, जो होमोजीनियस वाला पार्ट हो। और जो सेकंड काइंड का होगा उसमें लगेगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में नहीं लगेगी। डेफिनेशन क्या है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, इसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। तो आइगन फंक्शन मतलब क्या है कि जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का, उसको आइगन फंक्शन बोला जाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को। और लैम्डा जो हमारे पास होगा उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं, लैम्डा को आइगन वैल्यू। अब ये 4 पॉइंट्स है, इसको हम लोग फटाफट जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसमें जो लैम्डा और जो वाई होते हैं वो हमारे पास हमेशा नॉन जीरो होते हैं, मतलब जो आइगन वैल्यू है वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए, और जो सॉल्यूशन है, जो आइगन वेक्टर है, आइगन फंक्शन है, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। बट ये अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में आइगन फंक्शन तो नॉन जीरो होना चाहिए, बट लैम्डा जो है वो जीरो हो भी सकता है या नहीं भी, मतलब आइगन वैल्यू इट कैन बी जीरो और इट कैन नॉट बी जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन में अगर लैम्डा जीरो हो गया तो इंटीग्रल इक्वेशन बचेगी नहीं फिर वो। सेकंड, अगर हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास हमेशा एक से ज्यादा आइगन फंक्शन हमेशा मिलेंगे। जैसे वाई एक्स हमारे पास ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है और वाई इसका आइगन फंक्शन है, तो अगर मैं सी वाई एक्स करूंगा तो यहाँ पे सी वाई टी हो जाएगा, तो ये सी वाई एक्स जो है वो भी इसका एक आइगन फंक्शन हो जाएगा। और तीसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन फंक्शन देयर इज अ यूनिक आइगन वैल्यू। अगर सी वाई एक्स है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं है सी वाई एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यू मिल जाए, होगी एक ही आइगन वैल्यू। तो आइगन फंक्शन है किसी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उस आइगन फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग और कोई आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। बट अगर कोई आइगन वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइगन फंक्शन हमेशा होंगे। अब हम इसी बात को क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज and functions for the following integral equation yx is equal to lambda 0 to pi cos square x cos 2t cos 3x cos cube t and yt dt। पहले हमने लिख दिया वी हैव दिस इंटीग्रल इक्वेशन, इक्वेशन 1। ये होमोजीनियस है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, सेपरेबल कर्नल है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस निकालने हैं। तो लैम्डा लिख दिया, ये 0 to pi cos 2t और 0 to pi cos cube t yt आ गया। इसको C1 C2 बोल दिया, जो हम करते ही आ रहे हैं सेम एज इट इज। यहाँ पे C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के C1 YT के प्लेस पे रख देंगे। तो इन ऑर्डर टू फाइंड C1 एंड C2 और लैम्डा, क्योंकि हमें C1 C2 लैम्डा दोनों निकालना है, फंक्शन भी निकालना है और आइगन वैल्यू भी निकालनी है। तो हम सेकंड को हम थर्ड एंड फोर्थ में यूज कर लेते हैं, सेकंड को थर्ड में डाल देते हैं और सेकंड को फोर्थ में डालेंगे। तो C1 डालेंगे तो cos 2t लैम्डा C1 cos स्क्वायर t प्लस लैम्डा C2 cos 3t। तो यहाँ से आएगा लैम्डा C1 cos 2t के अंदर मल्टीप्लाई, तो cos 2t इंटू cos स्क्वायर t, और यहाँ cos 2t की मल्टीप्लाई cos 3t से। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी जीरो हो गई, ये वाला इंटीग्रल जीरो हो गया। क्यों? 0 से 2a एफ टी डी टी की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर अंदर वाला फंक्शन जो है ऑड है। जैसे cos 2t ये तो हमारे पास इवन फंक्शन होगा, बट cos 3t मतलब इसको हम लिखेंगे ना cos 3 पाई माइनस टी, तो cos 3 पाई माइनस टी होगा माइनस cos 3t, तो वहां से नेगेटिव एक्स अप्लाई हो जाएगा। मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 2a एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जीरो। तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी, ये बचेगा और ये टर्म तो जीरो हो गई। अब cos 2t cos स्क्वायर टी को इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हो, या तो cos 2t लिख दो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 लिख दो, या फिर इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी जब आप लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी को साइन 2t बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2t बन जाएगा। तो वहां से इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस चीज को इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो π/2 माइनस हाफ 0 प्लस 0, दैट मीन्स π/2 आ जाएगी। तो लैम्डा C1 π/4 हो गया C1 की वैल्यू, एंड C1 एक तरफ लेके कंबाइन करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा π/4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो गई। इसको भी इतना ही लिखेंगे। फिर सिमिलरली C2 वाले केस में हम लोग ये yx की वैल्यू को C2 में प्लस यहाँ पे yt की जगह पे पुट कर देंगे तो C2 की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे cos क्यूब टी cos स्क्वायर टी है और cos क्यूब टी cos 3t है। तो यहाँ पे cos क्यूब टी और cos स्क्वायर टी में पता है कि cos पाई माइनस टी लिखेंगे तो माइनस cos टी होगा, है ना। cos पाई माइनस टी माइनस cos टी, और ऑड पावर है तो नेगेटिव सप्लाई होगा बाहर। यहाँ पे स्क्वायर है तो पाई माइनस में अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव तो आ रहा है। अगेन इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
और बचेगा ये वाला पार्ट एज इट इज। इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आएगी λ/c2 π/8 है ना, λ/c2 तो बाहर ऑलरेडी है ही, π/4 π/, हमारे पास 16 आ जाएगी और 2 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ से c2 1 माइनस λ π/8 आ गया। तो c1 और c2 की फॉर्म में ऐसी दो इक्वेशन हमारे पास बन के रेडी है। जब हमने ये दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेशन कर लिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको चेक करो एक बार, जो हमने दो इक्वेशन लिखी हैं c1 और c2 की फॉर्म में, तो 1 माइनस λ/4 c1 प्लस 0 c2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 c2 1 माइनस λ π/8 c2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या करा हमने यहाँ पे, जो हमारे पास c2 है 0 इंटू c2 था वो एज इट इज लिखा, 1 माइनस λ/4 पाई और c1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है ना कि एक इक्वेशन तो ये बन रही है ना, c2 1 माइनस π/8 0 एंड c1 1 माइनस π/4 0। तो c1 के साथ 1 माइनस π/4 है और c2 के साथ क्या है हमारे पास 1 माइनस π/8 है। तो ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। इसको अगर आप लिखोगे इस फॉर्म में तो 1 माइनस π/4 0 0 आएगा। अब देखो ये हमारे पास इस फॉर्म की है ना, x इक्वल टू 0 फॉर्म की है, तो इसका हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 0 हो जाए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, मतलब दिस इंटू दिस करने पे नॉन जीरो आना चाहिए। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन c1 एंड c2 डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4/π आएगी, लैम्डा की वैल्यू 8/π आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू λ1 की वैल्यू अगर ये लैम्डा की वैल्यू 4/π आ गई पहली वाली वैल्यू, तो c1 नॉन जीरो होगा। भाई देखो ना, अगर हमारे पास पहली क्वांटिटी हमारे पास 4/π आ गई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 4/π, यहीं पे देख लो ये, तो कट करने पे c1 हमारे पास नॉन जीरो होगा, पक्की बात है, तभी तो जीरो आ रहा है। और लैम्डा अगर हमारे पास यहाँ पे आ गया 8/π, तो उस केस में हमारे पास c2 नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो c1 नॉन जीरो होगा, c2 जीरो है। दस y1 इज इक्वल टू, पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1, ये मिलेगा cos स्क्वायर x। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास y वाली वैल्यू जो है उसमें c2 तो जीरो हो जाएगा। भाई c2 तो ऑलरेडी जीरो था भी पहले वाले केस में, जब लैम्डा π/4 है। तो यहाँ से इस वाले केस में देखो ना, c2 वाली टर्म तो है ही नहीं और सिर्फ c1 वाली टर्म हमारे पास है, और c1 की वैल्यू 4/5 है ना। c1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो नॉन जीरो है, c2 की वैल्यू जीरो, लैम्डा की वैल्यू 4/π है। तो लैम्डा 4/π रख दो, c1 हमारे पास 4/π यहाँ पे रखोगे तो c1 की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी, यहाँ से हमने c1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप कहाँ से, रुको एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हाँ जी, यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली ये y1 की वैल्यू cos स्क्वायर x है, भले ही यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है उसको छोड़ दो आप, तो y1 की वैल्यू cos स्क्वायर x है। और दूसरे केस में लैम्डा 8/π रखने पे हमारे पास ये 8/π वाले आगे टर्म आ जाएगी, तो वहाँ से y2 की वैल्यू cos 3x, इस कांस्टेंट वाले टर्म को आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। प्रूव दैट yt इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 t रूट x रूट t yt dt हैज नो रियल आइगन फंक्शंस एंड वैल्यूज। हमें दिखाना है कि इस पर्टिकुलर yx की कोई भी रियल आइगन वैल्यूज नहीं होगी, ना आइगन फंक्शन होंगे। रियल नहीं होगी मतलब लैम्डा की वैल्यू इमेजिनरी आने वाली है। हमारे पास y दे रखा है लैम्डा टाइम्स दिस इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस फ्रेडहोम, हमने सारी बातें लिख दी। yx इज इक्वल टू लैम्डा रूट x, इसको c1 बोल दिया, c1 c2 हमारे पास दो कॉन्स्टेंट आ गए, टी वाई टी और रूट टी वाई टी वाला, दोनों को सॉल्व करा। c1 c2 को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रल सॉल्व करा, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी, 1 माइनस 2 λ/5 c1 प्लस लैम्डा c2/3 इक्वल टू 0 एंड माइनस लैम्डा c1/2 प्लस 1 प्लस 2 λ/5 c2 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू 0। अब अगर नॉन टेबल सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होना चाहिए। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन c1 एंड c2 डिटर्मिनेंट ऑफ c शुड बी 0। ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका ये आएगा शुड बी 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बनी, इसके फैक्टर निकाले सीधे इशारे से, तो ये किसी मेथड से निकाल लो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आयोटा में आ रहा है। हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो रियल आइगन वैल्यूज एंड फंक्शन। यहाँ से पता चलता है कि गिवन इक्वेशन का कोई भी रियल आइगन वैल्यू ये आइगन फंक्शन हमारे पास क्या है, नहीं है। इसकी कोई भी आइगन रियल आइगन वैल्यू और ये रियल आइगन फंक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, प्रूव दैट y इक्वल टू लैम्डा 3x माइनस 2 t yt dt हैज नो रियल आइगन वैल्यूज एंड फंक्शन। yx दे रखा है, ये फ्रेडहोम है, नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम है, सेपरेबल कर्नल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। c1 की वैल्यू ये लेट कर ली,
सॉल्व करा, यहाँ पे देखो सॉल्व करने पे हमारे पास जब सॉल्व करा तो c इज इक्वल टू लैम्डा c 1 - 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास c 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप बाद में ट्राई कर सकते हो खुद एज इट इज, इसको एक बार चेक कर लो। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड फंक्शन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग दिस आइगन फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।